भाई पहले तो जो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर चुतियापा हुआ है और अजीब और गरीब सा स्क्वाड अनाउंस किया गया है। कुछ मकसद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करना क्या चाहते हो, तुम लोग डिफेंस रखना चाहते हो, तुम लोग अटैक करना चाहते हो, या तुम लोग एक स्टेबल टीम रखना चाह रहे हो। कुछ समझ ही नहीं आ रहा इंजमाम भाई को। इंजमाम भाई के ऊपर भी प्रेशर ही है यार, पीछे से उनको अंगल दी जा रही है कि भाई ये वाला प्लेयर सेलेक्ट करो, ये वाला नहीं करो, तो वो भी क्या कर सकता है। आज हम स्क्वाड का जो है वो एक क्या कह लो कि आप रिव्यू करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं कि किस किस्म की गलतियां और चुतियापे जो है स्क्वाड के अंदर किए गए हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए अनाउंस हो चुका है, जिसका ये बड़ा सा नजराना आप लोग देख सकते हो। माशाल्लाह से हमें लग रहा था कि भाई बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग स्क्वाड होगा, लेकिन ये इंडिया को हराएंगे। खैर पहले मैं आप लोग को ओपनर्स की बात बताऊं तो फखर और इमाम जो है वो ओपनर है। देखो वो आपके डेफिनेटली परफेक्ट और ओपनर्स हैं, उनकी जगह आप कोई ले नहीं सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा हार्ड हिटर की तरफ भी जाना चाहिए था। देखो शान मसूद मुझे पता है बहुत घटिया खेलता है, बहुत ही बेकार था, लेकिन जब था अभी उसने पीएसएल के 2 सीजन में वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स रहा है, टॉप 3 या 5 के अंदर जो है वो उसका नाम हमेशा ही आ रहा है। पिछले 2-3 सीजन से वो रन कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहा है। आपके टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो कि 2022 का हुआ था, उसके अंदर भी उसने बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस की, 2 50s भी हैं उसकी, और टी20 में बहुत जबरदस्त खेल रहा है। और टेस्ट क्रिकेट को आजकल उसने टी20 में बनाया हुआ है। यानी कि आप खुद सोचो श्रीलंका के अगेंस्ट वो अपनी कितनी बढ़िया फॉर्म में था, तेज खेलने के चक्कर में आउट होता। अगर वो भी चाहता तो भाई कोई 100 बॉलों में 37 रन स्कोर करके या फिर कोई 300 बॉलों में 100 रन स्कोर करके वो भी 37-38 की स्ट्राइक रेट से सेंचुरी कर सकता था। लेकिन जो उसको रोल दिया गया बाबर आजम की तरफ से कि भाई तूने ये करना है, तूने थोड़ा तेज खेलना है, वो वही कर रहा था। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलती हुई है। यहाँ पर शान मसूद की जगह बनती थी ओपनिंग स्पॉट के लिए। देखो इमाम और फखर के साथ आपको तीसरा जो है वो यकीनन एक ओपनर रखना चाहिए था, एक ऐसा ओपनर जो कि स्कोर को तेजी से लेके जा सके। फिर आपने यहाँ पर जो है फ़खर जमान के साथ, इमामुल हक के साथ आपने तो इसको नहीं रखा, आपने रखा यहाँ पर हमारे खूबसूरत से अब्दुल्ला शफीक को। देखो अब्दुल्ला शफीक के रखने से कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि भाई लिमिटेड ओवर जो हैं उनके लिए अब्दुल्ला शफीक थोड़े से अभी घबराए हुए लग रहे हैं। उनको जो है टेस्ट क्रिकेट में अनलिमिटेड बॉल्स के साथ जो है उनको बैटिंग करने में मज़ा आ रहा है। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, बड़ी शानदार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वो। लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती वनडे या टी20 का प्लेयर बनाने की कोशिश करोगे तो फिर वो बिगड़ेगा, और वो भी ऐसी सिचुएशन के ऊपर। देखो अब्दुल्ला शफीक को रखना था तो आप पहले ये बोल देते कि भाई ये हमारा प्लेयर जो है सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे एज एन ओडीआई वर्ल्ड कप, या फिर आप कह लो कि एशिया कप के लिए। आपने डायरेक्टली उसको ओडीआई का जो है वो एशिया कप का जो है वो टिकट थमा दिया, तो जाहिर सी बात है भाई उसका तो दिमाग गर्म होना ही है। उसके बाद आप यहाँ पर खुद सोचो कि मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान का, आपने सलमान अली आगा को रखा है, आपने सऊद शकील को रखा है। सऊद शकील के बारे में एक चीज़ तो अच्छी है कि उन्होंने बोला कि भाई ये सिर्फ अफगानिस्तान सीरीज के लिए है, कंफर्म नहीं है कि ये एशिया कप के अंदर या वर्ल्ड कप के अंदर होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को देखे हुए रखा जाएगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक के लिए भी रखनी चाहिए थी। और यहाँ पर हारिस सुहेल को किस बिना पर निकाला, मुझे समझ नहीं आ रही यार। वो बंदे ने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में आपको मैचेस निकाल कर दिए हैं, बस वो टी20 क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं खेलता, लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, तो आप लोग उसको जो है साल के 2-3 सालों में एक दफ़ा ले आते हो, 1-2 महीने के लिए, फिर निकाल देते हो। अभी रिसेंटली उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में भी बड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी और बहुत शानदार खेला था, लेकिन आप लोग को तो ये चीज़ नज़र आ ही नहीं रही है। तो हारिस रऊफ भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको डेफिनेटली तौर के ऊपर रखना चाहिए था। फिर आता है यहाँ पर इमाद वसीम। देखो इमाद वसीम नंबर 6 के ऊपर आपका बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, वनडे इंटरनेशनल में कोई उसकी 40 से ऊपर की एवरेज है। आप खुद सोचो एक ऑलराउंडर से आपको और क्या चाहिए होता है। बॉलिंग बढ़िया कर लेता है, बैटिंग भी ठीक ठाक है। इमाद वसीम परफेक्ट एक एग्जाम्पल है कि भाई आपको किस तरीके से मिडल ऑर्डर में रन भी बना के दे सकता है और किस तरीके से विकेट्स भी ले सकता है। तो यहाँ पर यह भी एक जो है वो घटिया एक हरकत हुई है पीसीबी की तरफ से। और बाकी आपने फ़हीम अशरफ साहब को रख लिया है ऑलराउंडर के स्पॉट के लिए। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी रिसेंटली कैनेडियन लीग के अंदर ग्लोबल, अब मुझे नहीं पता आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम तो देख नहीं रही थी क्योंकि उसकी टाइमिंग इस हिसाब से थी, जिसमें अभी रिसेंटली फ़हीम अशरफ को खिलाया गया, लेकिन कोई भी ऐसी खास परफॉर्मेंस फ़हीम अशरफ की तरफ से देखने को नहीं मिली है। और ये भी अजीब बात है कि भाई एक बंदे ने पीएसएल में परफॉर्म किया था आज से 6 महीने पहले, और उसके बाद से कोई भी उसकी परफॉर्मेंस निकल गई नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती जो है उसको टीम के अंदर रखा गया है। तो ये भी डेफिनेटली तौर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी घटिया हरकत है। फ़हीम अशरफ की जगह भी अभी नहीं बनती थी, अगर उसको आपको रखना ही था तो आप एक डिफरेंट स्क्वाड रखते हैं अफगानिस्तान के लिए, आप टोटली डिफरेंट स्क्वाड रखते हो, बोलते कि अगर ये प्लेयर्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उनको रख लेंगे इसमें वनडे के एशिया कप के अंदर। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि भाई पीएसएल में बहुत अच्छे लड़कों ने परफॉर्म किया, लेकिन जब जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट आए तो वहां पर वो आके लेट गए, अफगानिस्तान से हमें सीरीज हरवा दी। तो यही चीज़ होती है कि भाई आपको बड़े मैचेस के लिए जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ता है पहले से। आप अचानक से उनको ला के बड़े खिलाड़ियों के इंडिया के सामने रख दोगे तो आपको क्या लगेगा कि जीत जाएंगे। और फिर हमारे बॉलर्स माशाल्लाह सुभान अल्लाह
देखो 3 तो हमारे फिक्स हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। उसके साथ आपने चौथा बॉलर, ये जो फास्ट बॉलर है, आपने रख लिया यहाँ पर फहीम अशरफ को। मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई क्या ऐसी कौन सी तुक पड़ी थी। देखो यहाँ पर डेफिनेट तौर के ऊपर जो है मुझे लग रहा है कि जमान खान और एहसानुल्लाह का अभी तक रिहैब चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन जमान खान को कंसिडर किया जा सकता है। डेथ ओवर्स में बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहा है वो लड़का। कनाडा की लीग के अंदर भी उसने इतनी कोई शानदार बॉलिंग कर दी है कि अब उसके बारे में हर बंदा यही बोलता है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। कभी वो 10 रन को डिफेंड कर लेता है, कभी वो 12 रन को डिफेंड कर लेता है, और मेरे ख्याल से रिसेंटली ऐसा कोई भी बॉलर निकल के नहीं आया जो कि उसकी जगह ले सके। और यही चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है पिछले कई अरसे तंग कर रही है कि भाई अवाम की नहीं सुनते, ये हमेशा अपनी करते। देखो ये ज़का अशरफ है या इंजमामुल हक है, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं हम एज एन प्रोफेशनल, लेकिन जहां पर बात करने की बात आती है कि भाई जो आजकल के लौंडे लपाड़े हैं ना, उनसे बेहतर टीम को कोई समझ नहीं सकता है। और एक तो यारी दोस्ती बहुत चलती है। देखो मुझे कोई खास इन लोगों से मसला नहीं है, मुझे सिर्फ इनकी सिलेक्शन से मसला है कि भाई सिलेक्शन में थोड़ा सा कम से कम आज मॉडर्न डे क्रिकेट को देखकर उसके बाद ही स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए। अब इंडिया के पास भी बहुत सारे ऐसे यंग खिलाड़ी आ गए हैं जिसमें एशियन किशन, शुभमन गिल वगैरह हैं, और आपके पास कौन है आज से वही 10-10 साल पुराने खिलाड़ी, इमामुल हक, फखर जमान वगैरह। देखो इनसे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई आपके पास बैकअप में तैयार होना चाहिए। बैकअप में पाकिस्तान के पास अभी तक कोई भी ऐसा तैयार नहीं है। एक शान मसूद था, उसको आपने स्क्वाड के बाहर बिठा दिया। उसके अलावा जो है आपने हारिस सुहेल को बाहर निकाल दिया एक्सपीरियंस को। इसी तरीके से आपको हमेशा एक्सपीरियंस ही जितवाता है बड़े बड़े और क्रूशियल मैचेस, और यही चीज़ जो है ये बात पीसीबी को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि रमीज राजा के आने से उसने पूरा टीम को सेटअप कर दिया था, पूरी टीम बना दी थी, यंग एंड ओल्ड का जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे आते ये नजम सेठी साहब जो हैं, इन्होंने आते बेड़ा गर्क कर दिया और टीम को जो है फिर से लेके आ गए वो भिखारी बनाने के ऊपर। खैर ओवरऑल जो भी हो, बाबर आजम तो कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। शादाब खान बहुत बढ़िया पिक है और वाइस कैप्टन भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान के कुछ अच्छी स्क्वाड की, देखो जब बुरी चीज़ें डिस्कस होती हैं तो फिर अच्छी चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में ने यही की हैं कि भाई जो खिलाड़ी करेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका दिया है। सऊद शकील करंट परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया मौका दे दिया। हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब करंट परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मौका दे दिया। लेकिन इनको एज एन अफगानिस्तान स्क्वाड के लिए एक डिफरेंट स्क्वाड बनाना चाहिए था, और एशिया कप के लिए डिफरेंट स्क्वाड बनाना चाहिए था कि भाई ये हमारा मेन एशिया कप का स्क्वाड है, चाहे वो 10 रुकनी बनाओ, 11 रुकनी बनाओ, 12 रुकनी बनाओ, जैसे भी बनाओ, और बोलो कि भाई इस अफगानिस्तान की सीरीज में से जो भी प्लेयर्स परफॉर्म करके अच्छा करेंगे उनको हम एज एन कंसिडर करेंगे एशिया कप के अंदर। तो ये चीज़ जो है बहुत बड़ी गलती की है पीसीबी ने। ये गलती इनको खैर बाद में बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। खैर मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते इस मैच को भी, इस सीरीज़ को भी, और इस पूरे एशिया कप और वर्ल्ड कप को भी। लेकिन फिर भी जहाँ पीसीबी ने गलतियाँ की हैं वो मेरा आप लोग को बताना फ़र्ज़ है। और अब जो है पीसीबी ने एक और बड़ी गलती ये कर दी है कि भाई एशिया कप को एक अजीब सा आपने वेन्यू बना के रखा है कि पहले हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जाएंगे श्रीलंका में खेलने, फिर श्रीलंका से हम टीम को लेके आएंगे पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से श्रीलंका। यानी कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अभी प्लेयर्स 2-3 महीने से तकरीबन श्रीलंका में खेल ही रहे हैं, ऊपर से अब इंडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आएंगे, फिर श्रीलंका जाएंगे, तो ट्रैवलिंग से भी उनके जिस्म के ऊपर यकीनन बहुत बड़ा असर पड़ता है। खैर जो भी हो, अब पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही मालिक है, और उम्मीद करता है कि पाकिस्तान टीम बेहतर करेगी। जो खिलाड़ियां अब इन्हीं को हमें सपोर्ट करना है। आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।